नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आरओ एग्जामिनेशन के लिए जो हम पेड क्विज देख रहे हैं कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, किस तत्व की माफ कीजिएगा निम्न में से किस तत्व से जस्ता की प्राप्ति होती है? जस्ता यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? जिंक की। तो जिंक से संबंधित ये यहाँ पे और लिखे हुए हैं उसके, है ना, जो अयस्क होते हैं संबंधित। जिंक सल्फाइड, कैलेमाइन, जिंकाइट, विलेमाइट, हेमीमॉर्फाइट, ये सब नाम याद कर लीजिए। यहाँ इन सब से ही प्राप्त होता है, डी विकल्प को चुनेंगे। और जिंक का जो सबसे हम महत्वपूर्ण इस्तेमाल हमारा होता है वो आयरन यानी कि लोहे को रस्ट फ्री यानी कि जंग रोधी बनाने के लिए करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप। अब देखें इसमें कौन सा कथन सही है फिर से। तो जिंक के संबंध में यहाँ पे इसके यूसेज जो हैं, सबसे अधिक उपयोग लोहे को जंग रोधी बनाने में किया था, अभी आपको बताया गया आपको। ठीक है, और रंग रोगन, बैटरी, मोटर के जो कल पुर्जे होते हैं, कुछ औषधियाँ है ना, इनमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये भी कथन हमारा जो है वो ठीक है, इन सभी में इसका इस्तेमाल है, दोनों कथन ठीक है। अब जस्ते का सर्वाधिक भंडार जो है वो किस राज्य में है? तो रिजर्व की अगर हम बात करें तो एक ये जावर माइंस है राजस्थान में। ठीक है, ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है उसको ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे बी विकल्प को चुनेंगे। अब देखें हमारे पास चांदी यानी कि सिल्वर के बारे में दो स्टेटमेंट है, पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा सही है। तो देख लेते हैं। इसमें चांदी का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात के भरूच में होता है और न्यूनतम उत्पादन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में होता है। तो देखिए दोनों कथन हमारे जो है ये मतलब गलत हो जाएंगे एक तरीके से। सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में होता है चांदी का। ठीक, और न्यूनतम नहीं, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये दूसरे पोजीशन पे हम ले आएंगे इसको, गुजरात का जो भरूच का रीजन है। ठीक, तो इसमें से कोई भी कथन जो है ठीक नहीं है। अब देखें दो स्टेटमेंट फिर से हैं। राजस्थान में जावर की खान से जस्ता उत्पादन जो किया जाता है वो प्रसिद्ध है, अभी आपको ऊपर बताया गया था। तो ये वाला तो हमारा ठीक हो जाएगा। दूसरा है कि महाराष्ट्र में कोलार एवं हट्टी की खानों से भी चांदी प्राप्त की जाती है। तो सिल्वर प्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों माइंस जो कोलार और हट्टी हैं, ये यहाँ से चांदी मिलती तो है परंतु ये महाराष्ट्र में नहीं है, कर्नाटक में। तो इस वजह से ये दूसरा हमारा जो है ये गलत हो जाएगा। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन अगर हम बात करें तो किस कंपनी के द्वारा किया जाता है भारत में? तो भी हमने जिंक लिमिटेड ऊपर भी बात की थी। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है ये देखें तो सबसे ज़्यादा जैसे माइनिंग और उत्पादन करते हैं किसका? जिंक का। लेड, सिल्वर और कैडमियम ये सब जो है बड़े पैमाने पे करते हैं। तो जो इंडिया में देखेंगे तो मोर देन 90% जो सिल्वर के उत्पादन से संबंधित है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ही है। अब बात हो रही है टिन की। ठीक है, तो टिन में देखें उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है और कुल देश का जो कुल टिन भंडार है उसकी दृष्टि से हरियाणा प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पे दोनों कथन हमारे जो है वो ठीक हो जाएंगे। इसमें असल में है क्या कि हरियाणा में लगभग जो देखते हैं इसका 64% जो इंडिया में कुल टिन पाया जाता है उसका स्टोर है, परंतु उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो रिजर्व्स के मामले से लगभग 36% ये जो है टिन पाया जाता है। ठीक, तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और टिन का जो उपयोग आप जानते हैं कि इसकी जो चादरें होती हैं घर के कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और बाकी जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में शोल्डरिंग वगैरह का कार्य होता है उसमें इसको मुख्यतः यूज करते हैं। अब इसमें देखिए गलत बताना है तो प्लीज गलत और सही वाला बहुत ध्यान से देखा करिए। अब गोल्ड की बात हो रही है, सोना। तो रॉक्स के टाइप होते हैं इग्नियस और ये कायांतरित, है ना। तो ये आप जैसे पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में, तो उसी क्रम में सोना जो है वो आग्नेय तथा कायांतरित चट्टान जो होती हैं मुख्यतः उनमें पाया जाता है। ठीक है, तो पहला कथन हमारा ठीक हो जाएगा। दूसरा है कि भारत देश के कुल स्वर्ण उत्पादन का लगभग 98%
जो ये भाग है कर्नाटक की कोलार तथा हट्टी की स्वर्ण खानों से प्राप्त किया जाता है। तो काफ़ी फेमस है कोलार माइंस, आपने शायद मूवी देखी हो KGF, है ना, उस पर ही आधारित है कोलार गोल्ड फील्ड्स। ठीक, तो ये कथन हमारा जो है ये भी ठीक है, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। देश में सोने का पहला परिशोधन कारखाना निजी क्षेत्र में यानी कि प्राइवेट जो सेक्टर है किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये जो प्राइवेट हमारा ये गोल्ड को रिफाइन करने की फैक्ट्री लगाई गई है, ये महाराष्ट्र में एक जगह है सिरपुर, है ना, यहाँ पे लगाया गया है। आपको ये बताना है कि इसको किस वर्ष में स्टैब्लिश किया गया था, जरा ये कमेंट के माध्यम से बताइए। अब बात करेंगे माइका यानी कि अभ्रक की। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े पैमाने पे इसको यूज़ करते हैं, आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में मुख्यतः। कौन सा कथन इसके संबंध में सही है देख लेते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है, तो वही बात यहाँ पे लिखी है, ये ठीक है। दूसरा है अभ्रक अपारदर्शक तथा कठोर होता है। तो अभ्रक के कॉम्पोजिशन को आप देखेंगे तो जो हमारी कायांतरिक चट्टानें होती हैं, है ना, उसमें मुख्य रूप से और आग्नेय में भी जो है संबंधित है उसमें पाया जाने वाला। लेकिन अगर इसकी हम नेचर की बात करें तो पारदर्शक, लचीला तथा ताप विद्युत जो रोधी है कह लीजिए, ये इसकी मतलब हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कठोर नहीं होता भाई, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सिर्फ ठीक है। अब देखें कौन सा कथन गलत है। तो अभ्रक अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता राज्य जो है वो राजस्थान है, या ऐसा लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। सर्वाधिक उत्पादन के मामले में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश राज्य हमारा है, और उसका ही जो ये यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है नेल्लौर जिला जो है, तो संपूर्ण अभ्रक का उत्पादन जो है वो यहाँ से होता है। तो दूसरा कथन हमारा जो है वो ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि जो सबसे लंबी हमारी ये अभ्रक का डिपॉजिट वाला एरिया है, तो इधर देखेंगे हजारीबाग, गया वगैरह का जो ये रीजन है ना, इन सब में मतलब इसमें रॉक्स के कह लीजिए डिपॉजिट में यहाँ पे अभ्रक पाया जाता है मुख्य रूप से। ठीक, तो पहला गलत हो जाएगा। इसमें देखें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी ये हमारे डिस्ट्रिक्ट्स लिखे हैं और संबंधित राज्य लिखा है, ये सब के सब जो देखेंगे आप अभ्रक के उत्पादन से संबंधित हैं। तो आंध्र प्रदेश के ये जो स्थल हैं ये बिल्कुल ठीक है, ये सब राजस्थान वाले भी भीड़वाला, सीकर, टोंक, ये सब ठीक है। इसके अलावा जो ये धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा है, ये बिहार में नहीं है, ये सब झारखंड के जो है प्लेसेस हैं। इसके मतलब झारखंड में हम और देखेंगे तो जैसे गिरिडीह है ना, सिंहभूम, रांची, ये सब जो है अभ्रक के उत्पादन से संबंध रखते हैं। ठीक है, अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जो अभ्रक उत्पादन से संबंधित हमारे स्थल हैं वो भागलपुर है, ये मुंगेर भी है और गया। ठीक, इनके नाम ध्यान रखें। दो कथन फिर से हैं, कौन सा सही है देख लेते हैं। संगमरमर यानी कि जो मार्बल होता है उसके बारे में बात हो रही है। तो मार्बल बेसिकली क्या है कि एक मेटामॉर्फिक रॉक जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि ये थोड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है इन्होंने, कोई नहीं, मतलब ऐसे समझ लीजिए इसको कि जो हमारी अवसादी यहाँ पे देखिए जो लिखा है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं उसका एग्जांपल जैसे आप देखें तो कार्बोनेट लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर और डोलोस्टोन। ठीक है, तो इनका फॉर्म चेंज होता है मेटामॉर्फिक रॉक के रूप में। तो संगमरमर जो है उस रूप में आप जानते हैं फिर, ठीक है, वो उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है। दूसरा है मकराना, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है, यहाँ से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया था। तो ये कथन गलत इसलिए हो जाएगा, मकराना जो है ये हमारा उत्तर प्रदेश में नहीं है। जैसे आपने ताजमहल देखा होगा, तो ताजमहल और ये कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल जो बना गया था, ठीक है, तो उसमें ये मकराना से ही जो संगमरमर लाए गए उससे निर्माण हुआ है उनका। और मकराना राजस्थान का जो नागौर जिला है वहाँ स्थित है। ठीक, तो इस वजह से ये गलत होगा। पहला सही है कि उसमें ध्यान रखेंगे कि एक मेटामॉर्फिक रॉक होता है मार्बल, जो कि किसके जो है फॉर्म चेंज होने पे बनता है, डोलोस्टोन और लाइमस्टोन के। ठीक है, तो पहला जो है सिर्फ इसको चुनेंगे। थोड़ा इन चीज़ों को प्लीज़, जितने भी हमने मिनरल्स के बारे में देखा है इसको डिटेल में पढ़ते चलें, क्योंकि ये यहाँ पे फैक्ट्स जो है लगातार इन चीज़ों से पूछे जाते हैं आपसे। दो स्टेटमेंट फिर से हैं, कौन सा कथन सही है। तो भारत में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य से होता है। तो अभी हमने देखा वो मकराना वगैरह के बारे में जो बात की, तो जाहिर सी बात है यहाँ से ही सर्वाधिक मार्बल प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरा है कि संगमरमर के पॉलिश एवं कटाई का एक कारखाना मध्य प्रदेश के कटनी जिले में अवस्थित है। तो ये काफ़ी पॉपुलर है ये वाला भी। दोनों कथन हमारे जो है ठीक है।
इसमें देखें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। फिर से तो जो 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे हमारे जो स्थल हैं मैंगनीज के उत्पादन से संबंध रखते हैं। तो इनका नाम प्लीज सबका ध्यान से देखिए और संबंधित स्टेट के नाम, ठीक है। तो अब इसमें है क्या, गलत है डी वाला विकल्प। बेल्लारी, शिमोगा, तुमकुर ये सब स्थल जो है इसमें झारखंड में नहीं है, कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। वहाँ के मैग्नीज उत्पादन के स्थल हैं। अगर हम झारखंड वालों की बात करें तो सिंहभूम जो क्षेत्र है वो सिर्फ यहाँ पे मैग्नीज से संबंधित है। बाकी के 3 देख लीजिएगा, ये सब संबंधित हैं। इसे देखें कौन सा कथन इसमें गलत है। तो सॉलिड यानी ठोस के बारे में बात हो रही। कहा जा रहा है कि ठोस का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। तो जाहिर सी बात है कोई भी ठोस वस्तु होगी, मान लीजिए कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, आपका मोबाइल फ़ोन है, तो अगर वो ठोस अवस्था में है तो क्या है, उसका एक आयतन है, आकार है ना। और द्रव वहीं पे अगर हम एग्जांपल 1 लीटर पानी ले लीजिए, तो अगर उसको आप एक गिलास में डालेंगे तो उसका जो आयतन है वो गिलास में भी उतना होगा, और मान लीजिए किसी दूसरे बर्तन में डालते हैं तो दूसरा बर्तन का अगर आकार अलग होगा तो पानी का आकार वहाँ पे अलग हो जाएगा। तो वहाँ पे आकार आयतन जो है वो होता है, निश्चित होता है, परंतु आकार जो है वो निश्चित नहीं होता। तो दोनों कथन हमारे जो है ठीक है, गलत इसमें से कुछ भी नहीं है। इसमें देखें कौन सा कथन सही नहीं है। तो ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल जो है वो प्रबल होता है। तो ये यही रीज़न होता है कि उनका एक निश्चित आकार होता है, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स कार्य कर रहा है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो सर्वाधिक होता है, ठीक है। आगे देखेंगे तो द्रव वे पदार्थ हैं जिनके अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल ठोस की तुलना में अधिक होता है। तो ये तो गलत हो गया ना, ठोस की तुलना में कम होता है, इस वजह से उनका एक नियत आकार नहीं होता है। तो दूसरा हमारा जो है वो गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कौन सा कथन इसमें सही है। तो रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है जो प्रायः अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो बिल्कुल ये ठीक बात है। इरिवर्सिबल काइंड ऑफ कह लीजिए चेंज होता है, केमिकल चेंज, जिसमें आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि केमिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी वस्तु अगर होगी उसका केमिकल चेंज अगर उसमें होगा तो नया पदार्थ एक या एक से अधिक बनाती है वो, ठीक है, जिसको कि रिवर्स कर पाना बहुत मुश्किल होता है। वहीं उसके विपरीत देखें भौतिक परिवर्तन के बारे में, तो ये प्रायः अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो चूंकि केमिकल चेंज जो है वो स्थायी नेचर का होता है, क्योंकि वो रिवर्सिबल नहीं होता है। तो दूसरी तरफ यही अस्थायी होते हैं फिजिकल चेंज, क्योंकि ये रिवर्सिबल हो जाते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 किलो लोहा है, गोल आकृति का है, आपने उसको गर्म किया, कई टुकड़ों में काट दिया, तो नया पदार्थ उसमें नहीं बनता है। कोई भी फिजिकल चेंज में आकार बदल जाता है, ठीक है। फिर उन सभी जितने भी टुकड़े आपने किए उसको दोबारा से गर्म करिए, जोड़ दीजिए, फिर गोल बना दीजिए, फिर से वो रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो दोनों कथन हमारे जो है वो ठीक हो जाएंगे। इसमें देखिए कौन सा कथन सही है। तो कागज का जलना एक स्थायी परिवर्तन है, क्योंकि कागज का जलना क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। कागज एक मान लीजिए सॉलिड के रूप में आपने उसको जला दिया तो धुआं बन के उड़ गया, ठीक है, और राख भी बन गया, तो परमानेंट आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक हमारा स्थायी परिवर्तन है। दूसरा वहीं उसके दूसरे स्टेटमेंट में देखें कि भाप का संघनन एक भौतिक परिवर्तन है। तो जो वेपर है उसका कंडेंसेशन हो गया, संघनन हो जाएगा, फिर बारिश होगी तो क्या हो रहा है, जल ही का रूप ले रहा है, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल होता है। इसमें भी दोनों जो है हमारे ठीक है। देखिए जो लास्ट ईयर आपका आरओ का एग्जाम हुआ था 2021 वाला, ठीक है, उसमें ऐसी ऐसी स्कीम्स उन्होंने पूछी थी। तो आपका गवर्नमेंट स्कीम्स को पढ़ने का दायरा काफ़ी बड़ा होना चाहिए अगर आप ज़्यादा नंबर सिक्योर करना चाहते हैं। तो उसी क्रम में जो है कोशिश कीजिएगा कि जब हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए या फिर इमरजेंसी के बाद से ही देखें तो कई सारी स्कीम्स जो है लॉन्च की गई हैं। तो तब से लेकर के अभी वर्तमान की स्कीम्स जितनी भी हैं, ठीक है, ना कुछ पता हो तो कम से कम किस वर्ष में स्टार्ट हुई ये पता होना चाहिए, क्योंकि मुख्य रूप से वही चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखें, अभी आने वाले दिनों में आपके लिए, चूँकि ये ज़रूरी है। और वैसे भी तमाम तरह की स्कीम्स आती रहती हैं, तो इसलिए इनका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसी क्रम में यहाँ पे है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो इसको स्टार्ट किया गया था मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में 15 अगस्त 2008। अब कुछ और देखिए, 2 पुरानी स्कीम्स हैं, उसके संबंध में पूछा जा रहा है कौन सा गलत है। तो 28 अप्रैल 1989 को उस समय जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, तो उन्होंने जवाहर रोजगार योजना को शुरू की थी, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो है ठीक है। तो इसके पहले असल में 2 स्कीम्स और चलती थी, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो उन दोनों को मिला करके जवाहर रोजगार योजना जो है इसको स्टार्ट किया गया था। फिर आगे देखिए रोजगार आश्वासन योजना भी चलाई गई थी। तो 2 अक्टूबर 1983 को नहीं 1993 को चलाई गई थी, ठीक है। देश के 1772 विकास खंड यानी कि जो ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक लेवल पे चलाई गई थी। और मुख्य रूप से ये जो ब्लॉक्स थे, जो उस समय सूखाग्रस्त, रेगिस्तानी, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र थे, ये मुख्य रूप से 4, वहाँ पे ये विकास खंडों में इस रोजगार आश्वासन योजना को चलाया गया था। तो दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा, पहला सब ठीक है।
इसमें देखें कौन सा सही है। तो महिला स्वयं सिद्ध योजना की शुरुआत 12 जुलाई सन 2000 को की गई थी। तो ये भी ठीक है, क्योंकि इसमें दो स्कीम्स पहले चलती थी, इंदिरा महिला योजना और महिला समृद्धि योजना, उसको मिला करके है ना वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इस स्कीम को चलाया गया था। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई थी। तो ये वाला भी जो है ठीक है, इसमें भी ये नेहरू रोजगार योजना थी और प्रधानमंत्री एक समन्वित निर्धनता उन्मूलन प्रोग्राम करके था, उसको मिला करके इसको चलाया गया था। ठीक है, तो दोनों इसमें ठीक है, ध्यान रखिएगा। सी विकल्प को चुनेंगे, गलत नहीं है इसमें जो है कुछ भी। देखिए बेरोजगारी के कई रूप होते हैं, अगर आप भी रोजगार तलाश रहे हैं तो आप भी बेरोजगारी कहलाएंगे अभी। ठीक है, लेकिन खैर उसी क्रम में देखें वह कौन सी बेरोजगारी होती है जो बेरोजगारी प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देती हो, है ना। तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसमें क्या है कि जैसे किसी घर में 5 लोग हैं, ठीक है, वो लोग खेती करते हैं, तो खेती करने वालों की जरूरत सिर्फ 2 लोग की है, लेकिन 3 लोग और जो है वो भी खेती कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति कार्य करता है परंतु उसका उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता, तो इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी का एग्जाम्पल कहा जाता है। तो इसमें विकल्प ए को चुनेंगे। अब देखिए इतिहास के कुछ प्रश्नों को देखते हैं, कौन सा कथन सही है। तो नंद वंश पहला वंश था जिसने बड़े पैमाने पर आहत सिक्के जारी किए। तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो नंद वंश आप पढ़ते हैं, तो पहला ये गैर क्षत्रिय वंश हुआ जिसमें कुल 9 राजा हुए, इस वजह से इसको नवनंद भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने आहत सिक्के जारी किए। तो आहत सिक्के पंचमार्क सिक्के होते थे, इसको एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये कथन जो है ठीक है। दूसरा है कि इसकी स्थापना घनानंद ने की थी, तो ये गलत हो जाएगा। महापद्मनंद जो है इन्होंने इसकी स्थापना की। इसमें देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो अभी महापद्मनंद के बारे में बताया गया आपको। तो महापद्मनंद अपनी विशाल सेना के कारण पाली ग्रंथों में उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था। तो उग्रसेन इसकी उपाधियां थी, मतलब उग्रसेन भी खैर एक थी विशाल सेना के कारण। इसके अलावा जो है जैसे महापद्य, महापद्यपति, एक राट करके एक उपाधि थी, है ना, तो ये सब नामों से इसको जाना जाता था। तो ये वाला ठीक है। दूसरा है कि महापद्मनंद क्षत्रिय माता, तो ये गलत हो जाएगा। क्षत्रिय पिता तथा शूद्र माता की संतान था, है ना। इसमें सिर्फ पहला जो है वो ठीक है। अब देखें घनानंद के बारे में है कि ये नंद वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था, तो ये ठीक है। दूसरा है कि महापद्मनंद को यूनानी लेखकों ने अग्रमीज, तो ये गलत हो जाएगा। घनानंद को ही जो है अग्रमीज या जेंट्रमीज की उपाधि, मतलब ये यूनानी लेखकों ने उसके बारे में ऐसा मेंशन किया है, तो सिर्फ पहला जो है ठीक होगा। अब देखें पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। तो पल्लव वंश में आप देखेंगे तो संस्थापक के नाम में आपको सिंह वर्मा का नाम आएगा, ठीक है, परंतु वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, सिंह विष्णु को। इसमें देखें कौन सा सही नहीं है। तो कांची रीजन में ही पल्लव शासक जो हुए, तो कांची के पल्लव शासकों की जो सीरीज है वो सिंह विष्णु से प्रारंभ होती है। तो अभी हमने ऊपर भी देखा, ठीक है, वास्तविक संस्थापक के रूप में ने, तो ये बिल्कुल ठीक है पहला कथन। दूसरा है कि पल्लव वंश की राजधानी ऐहोल थी, तो ये गलत हो जाएगा। कांची इनकी राजधानी है, ठीक, दूसरे को चुनेंगे। अब देखिए कौन सा कथन गलत है इसमें। तो पल्लव शासकों में ही सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन आते हैं, ठीक है, प्रथम। तो ये जो है थानेश्वर के सम्राट हर्ष एवं चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय जो था उसके समकालीन थे, तो ये वाला जो है कथन ठीक है। दूसरा है जो अब चूंकि ये साउथ इंडिया में आप देखते हैं ये द्रविडियन रीजन ही माना जाता है इसको, ठीक है, तो यहाँ पे चट्टानों को काट करके मंदिर बनवाने की कला का प्रवर्तक महेंद्र वर्मन को ही माना जाता है, ठीक, तो ये वाला कथन भी ठीक है। इसके अलावा ये चित्रकार भी काफ़ी फेमस थे, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। इनका टाइम पीरियड भी 600 से 630 AD के आसपास का है। दोनों कथन जो है हमारे ठीक है, तो गलत इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें है कि किस शासक के शासनकाल में पल्लव तथा चालुक्य जो साम्राज्य दोनों हुए, इनके बीच में संघर्ष लगातार होते रहे पहले, तो इनके शासनकाल में आकर के रुका तो ये कौन थे। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है इनका अगर हम टाइम पीरियड की अगर बात करें तो 700 से लगभग 728 AD के बीच का टाइम पीरियड, तो इस दौरान जो है इनके मध्य संघर्ष नहीं हुआ, तो डी को चुनेंगे यहाँ पे। इसमें देखें बादामी के चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी थी। तो मध्यकाल में आप देखेंगे
पूर्व मध्यकाल में। तो चालुक्य नाम से जो है 4 डायनेस्टीज जो है मुख्य रूप से देखी जाती हैं। बादामी के जो चालुक्य हैं, ठीक है, वेंगी यानी कि आंध्र प्रदेश के चालुक्य, कल्याणी के रीजन में चालुक्य और गुजरात के रीजन में, ठीक है। तो अब इन चारों के बारे में खैर डिटेल में भी देखिएगा। अगर हम बात करें बादामी के चालुक्य वंश की, तो संस्थापक पुलकेशिन प्रथम जो है इसका ये है, और इसकी राजधानी की बात करें तो ऐहोल जो है प्रथम राजधानी थी। ए विकल्प को चुनेंगे। तत्पश्चात अगर देखेंगे तो मतलब थोड़े दिनों के बाद जो बादामी होती है, और बादामी के बाद भी अंतिम वर्षों में देखेंगे तो पत्तडकल जो है वो कैपिटल इनकी होती है। तो ये कुछ क्रम था, ध्यान रखें। अब देखें बादामी के चालुक्य वंश से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो संस्थापक की बात हो रही है, 2 स्टेटमेंट है, कीर्तिवर्मन द्वितीय या फिर पुलकेशिन द्वितीय, कौन इसका संस्थापक था। तो दोनों ही नहीं थे। संस्थापक की अगर हम बात करें तो ये पुलकेशिन प्रथम जो है ना, ये अभी बताया गया आपको। अंतिम शासक की बात करें तो कीर्तिवर्मन द्वितीय था। तो सही इसमें से जो है कुछ भी नहीं है। कीर्तिवर्मन द्वितीय चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। इसे किस राष्ट्रकूट राजा ने पराजित किया। तो देखेंगे ये चालुक्यों में ये लगभग 743 से लेकर के 757 एडी के आसपास तक ये इसका टाइम पीरियड है कीर्तिवर्मन द्वितीय का। तो यहाँ पे दंती दुर्ग जो है ना, विकल्प ए को चुनेंगे। इसने इसको हराया और यहाँ पे जो आकर के चालुक्य शासन जो है लगभग समाप्त होता है, और उसके बाद ये जो मुख्य रूप से प्रमुखता में आते हैं राष्ट्रकूट, ठीक। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो चालुक्यों में एक प्रमुख जो है शासक हुआ 610 एडी से 642 के मध्य, ठीक है। तो इसकी उपाधि सत्याश्रय थी, और चालुक्य लेखों में पुलकेशिन द्वितीय का दूसरा नाम परमेश्वर बताया गया है। तो दोनों जो है ठीक है, इसकी उपाधि और यहाँ पे जो नाम बल्लभ, पृथ्वी बल्लभ, ये सब भी कुछ अन्य उपाधियां थी, इसको ध्यान रखिएगा। और ह्वेनसांग में जो है इसको मतलब अपने जो उसमें कह लीजिए संस्मरण है उसमें मेहोलचा करके ऐसे एक टर्म था, ये संबोधित किया था। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इसमें दोनों जो है हमारे ठीक है। गलत कथन को चुनना है इसमें। राज्यपाल यानी स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनके बारे में बात हो रही है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे केंद्र में प्रेसिडेंट होते हैं वैसे राज्य में राज्यपाल होता है। और इनकी जो नियुक्ति है अनुच्छेद 152 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति द्वारा तो की जाती है, परंतु अनुच्छेद 155 के तहत भाग 6 में। तो दूसरा हमारा जो है वो गलत है। अब देखिए रिजिग्नेशन अगर करना है राज्यपाल को, ठीक है, तो राष्ट्रपति को ही अपने हस्ताक्षर सहित लेख को प्रस्तुत करके ये कर सकते हैं। तो ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो भाग 6 के ही अनुच्छेद 156 के सब क्लॉज 2 में, ठीक। इसको डिटेल में देख लीजिएगा चाहे तो। संविधान ने राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए कौन सी 2 अर्हताएं जो है निर्धारित की हैं। तो देखिए कंडीशंस की अगर हम बात करें, चूंकि सामान्यतः आपने देखा होगा 5 साल के लिए ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन ये कार्यकाल जो है निश्चित नहीं है। प्रसाद पर्यंत यानी कि प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं ये, जब राष्ट्रपति जब तक चाहे ये अपना पद राज्यपाल धारण करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 156 सब क्लॉज ए में सब क्लॉज 1 जो है ना, इसमें ये प्रावधान निश्चित किया गया है। तो अगर उसी क्रम में हम अर्हताओं की बात करें तो 2 अर्हताएं हैं, नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु वह व्यक्ति पूर्ण कर चुका हो। लेकिन समय के साथ 2 और हमारी इसमें कंडीशंस जुड़ गई हैं जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, ठीक है। वो जो 2 अन्य है वो क्या है कि पहला कि जिस व्यक्ति को किसी राज्य में अपॉइंट किया जाए वो उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है कि जिस राज्य में उसकी नियुक्ति की जा रही है तो नियुक्ति से पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री से राष्ट्रपति जो है परामर्श करें कि अपॉइंटमेंट ठीक है या नहीं, ताकि आपकी जो संवैधानिक व्यवस्था है वो ठीक रूप से चले, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे इन दोनों कंडीशंस को भी। इसमें हमारी दोनों कंडीशन जो यहाँ दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये ठीक है। अब देखिए राज्यपाल से संबंधित ही कुछ अनुच्छेद के बारे में दिया गया है और उसमें क्या प्रावधान है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है देख लेंगे। तो राज्यपाल के द्वारा शपथ ग्रहण 156 दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। बाकी के ऊपर के 3 ठीक हैं। 156 की अगर हम बात करें तो उसमें राज्यपाल का जो टेन्योर है वो क्या होगा उसके बारे में कंडीशन है। अगर हम शपथ ग्रहण की बात करें तो ये प्रावधान 159 आर्टिकल में है। इसमें भी देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अभी 100 ये बताया ना स्वेरिंग इन वाला 159 में 160 में दिया गया है कि राज्यपाल के द्वारा कुछ इमरजेंसी के सिचुएशन में क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं उसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं। तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी के जो ऊपर के 2 हैं वो ठीक हैं। अब किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री के दायित्व का वर्णन किया गया है। तो प्रशासन के संबंध में जो कुछ ऐसी चीजें जो राज्यपाल को सूचित करना जरूरी है, ऐसे मामलों की जो हमें
डिटेल्स मिलती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 167 में, है ना। तो सी को चुनेंगे। देखिए सारे आर्टिकल जो भी लिखे हुए हैं इनका एक बार डिटेल देख लीजिएगा। इसमें देखिए राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है ऑर्डिनेंस वाली, तो प्रेसिडेंट की है 123 में, है ना। जब संसद उसमें सत्र में नहीं होता तो ऐसा जो अध्यादेश लाते हैं जो कानून के रूप में कार्य करता है 123 में, और जो राज्यपाल यही चीज़ लाते हैं तो 213 होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डी करेक्ट होगा। इसमें देखिए कौन सा संस्थान आगरा शहर में स्थित नहीं है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला जो है ये गोरखपुर में है, ठीक। इस वजह से ये गलत हो जाएगा। राहुल संस्कृत्यायन का नाम आपने सुना होगा लेखन, हिंदी लेखन में, ठीक है। तो उनसे संबंधित है कि ये संस्थान जो है किस शहर में है उत्तर प्रदेश के, तो ये भी जो है गोरखपुर में ही है। अंतिम प्रश्न देख लेंगे आज का कि इसमें से कौन सा संस्थान रायबरेली में नहीं स्थित है, तो ये दीनदयाल हस्तकला संकुल जो है ये आपका वाराणसी में है, ठीक है। बाकी के दोनों यहाँ पे हैं, बी को चुनेंगे, ठीक। जो भी प्रश्न हमने देखे हैं उसको डिटेल में प्लीज़ पढ़ते रहिए, हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।